विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आईएएस और पीसीएस के बैच चल रहे हैं, उसमें हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट करा चुका हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन के, 12 अनुसूचियां करा चुका हूं। कल हमने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं और जो उसको एक्सप्लेन किया जाता है वो बताया। आज जो कुछ छूटा हुआ है प्रियम्बल में वो बता रहा हूं मैं आगे, ठीक है। प्रियम्बल सभी लोगों ने याद कर लिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, बोलिए भाई, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution. ऐसे मुझे हिंदी में बताओ, याद हो गया? हम भारत के लोग, बोलो बोलो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब सुनने में तो छोटा सा है, कल मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, हर एक मतलब बिल्कुल अंदर जाकर क्या करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, साथ में उसका दर्शन पढ़ना पड़ता है कि चाहते क्या थे भाई संविधान वेता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वो क्या चाह रहे थे, है ना। तो थोड़ा सा इस पे क्या हुआ कि एक केस आया, क्या उद्देशिका संविधान का अंग, एक प्रश्न उठा बीच में, क्या उठा, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो उसके लिए इनरी बेरुबारी केस है, केस का नाम होता है दरअसल, याद करना पड़ेगा आपको, इनरी बेरुबारी केस 1960, है ना। इनरी बेरुबारी केस, इन री बेरुबारी केस 1960। अब क्या हुआ, केस का मतलब ये होता है उसमें प्रश्न पूछा गया क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। तो अब इसमें क्योंकि संविधान का अंतिम निर्वचन करता, सुनो भाई, जिनका मीडियम इंग्लिश भी है ना वो भी क्या करो कि हिंदी को अडॉप्ट करने की कोशिश करो, क्या करो, क्योंकि आपको दोनों में कमांड होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि संविधान का अंतिम निर्वचन करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में अगर व्याख्या करने की आवश्यकता है कहीं पर, हो सकता है कोई लाइन समझ में ना आए, हो सकता है उस लाइन का अर्थ, कई अर्थ निकल रहे हो, अब उसका अर्थ निकालने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि क्या है ये, इसका अर्थ क्या होगा, तो कौन बताएगा उसको, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेकिन जो हमारी लिखने की भाषा होती है, जब हिंदी माध्यम में अगर आप लिख रहे हो, जब हिंदी में प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि संविधान का अंतिम निर्वचन करता कौन है, तो आंसर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पूछा गया क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, और केस का नाम क्या था, इनरी बेरुबारी केस, और ये कब हो गया, 1960 में हो गया। तो इनरी बेरुबारी केस में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया मतलब बताया, जो उसने अपना निर्णय दिया होगा, धारित किया। तो नंबर 1, उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो। अब इसको थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं कि उद्देशिका है ना,
मैंने दो पे दो यहीं पे लगा दिया, तो उद्देशिका संविधान का, संविधान भी याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोलते हैं, संविधान का प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत भले ही हो, भले ही हो किंतु यह, अब इसको अगली लाइन में लिखता हूं, जो मेन जो कीवर्ड है, यह संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि वो कौन सा केस था जिसमें यह बोला गया कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अंग नहीं है। आंसर तब आप बोलोगे क्या, इनरी बेरुबारी केस। आंसर क्या बोलोगे, इनरी बेरुबारी केस 1960। यहां पर बोल दिया उन्होंने कि संविधान का अंग नहीं है। संविधान एक पुस्तक है, उसका जो फ्रंट पेज है उसमें प्रियम्बल दिया हुआ है, और इनरी बेरुबारी केस में उच्चतम न्यायालय यह धारित कर रहा है कि यह संविधान का अंग नहीं है। चलो जी, मान लिया। लेकिन बाद में फिर एक केस आता है, आपके केशवानंद भारती हैं, वो उस केस में पलट जाता है। ये फैसला क्या हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। लेकिन फैसला पलटने के लिए क्या होता है कि जो पीठ होती है ना, जैसे माना पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी, तो उसे 7 न्यायाधीशों की पीठ पलट सकती है। मतलब उतने न्यायाधीश नहीं बैठते हैं अगली बार में, ठीक है, उससे 2 ज्यादा बैठेंगे। फिर पलटना होगा तो उससे 2 ज्यादा बैठेंगे। कभी कभी माननीय उच्चतम न्यायालय भी क्या करता है कि जो डिसीजन दिया उसको वो पलट सकता है। क्या कर सकता है, पलट सकता है। 137 भी पढ़ा आपने, पुनरावलोकन। वहां पर भी हमने यही पढ़ा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई डिसीजन दिया गया उसको पलटना, तो वो पुनर्वलोकन करके, मतलब जुडिशियल रिव्यू करके उसको चेंज कर सकता है। लेकिन नियम यह है कि 2 न्यायाधीश क्या होंगे, अगले वाली जो पीठ बैठेगी उसमें क्या होंगे, 2 न्यायाधीश ज्यादा होंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या कही इसमें, एक बात तो ये कह दी इनरी बेरुबारी केस में कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। दूसरी बात क्या कही, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है, जहां संविधान, इसलिए धीरे धीरे लिखा के पढ़ा रहा हूं मैं, संविधान की भाषा संदिग्ध, बड़े अच्छे शब्द मिलेंगे आपको यहां पर, संदिग्ध और संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में ये इतनी हिंदी तो समझ में आ रही होगी, जिनका माध्यम इंग्लिश है उनको इतने भी समझ में आ रहा होगा कि जहां पे संविधान की भाषा संदिग्ध, संदिग्ध समझते हो, मतलब पता नहीं चल पा रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बोलना क्या चाह रहे थे संविधान वेता। तो वहां पर उद्देशिका ये बताती है कि संविधान निर्माताओं का आशय, उनका आशय क्या था इस चीज को लिखने का। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो इनरी बेरुबारी केस के ये 2 जो चीजें हैं, आपने क्या करना है, क्या इसको लिखना है। इसमें थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, मतलब की, कुंजी किसको बोलते हैं, चाबी। कुंजी मतलब की टू सक्सेस।
सफलता की कुंजी। ऐसे ही ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की चाबी है, कुंजी है। तो चाबी नहीं लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं? कुंजी है। ये किसमें कहा? इंद्री बेरुबारी केस में कहा। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ, इसके बाद शंकराचार्य थे दक्षिण में, है ना, केरला के केशवानंद भारती जी। केशवानंद भारती जी ने केरल राज्य पर फिर दोबारा यही प्रश्न पूछा। फिर उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? अपने निर्णय को पलटा। तो अब अगला मैं बता रहा हूं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस डेट को जरूर याद रखना है आपने, इस डेट को भी याद रखना है। इंद्री बेरुबारी केस 1960 का है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला है वो कब का? 1973 का। इसमें देखो अब क्या क्या डिसीजन होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें भी पूछा गया भाई कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को उलट दिया और क्या धारित किया उसमें लिखा रहा हूं मैं। तो पहली चीज क्या बोली उन्होंने? हाँ जी, उद्देशिका पहली चीज बोली, उद्देशिका संविधान का भाग है। कीवर्ड यही है। अब जो प्रश्न बनेगा वो यहीं से बनेगा। जब बोलेगा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये कौन सा है? इंद्री बेरुवारी केस 1960। और जब बोलेगा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ये कौन सा केस है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो कि भाई प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस में कहा गया? इंग्लिश में भी केशवानंद जी का नाम केशवानंद है, हिंदी में भी केशवानंद जी का नाम, वाद का नाम यही है, वर्सेस लिख देते हैं हम बनाम को। समझ में आ रहा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, समझ में आ गया? उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, सॉरी, उद्देशिका संविधान का भाग है। संविधान में इसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। जो अन्य उपबंधों का है, जो अन्य प्रोविजंस का है, उपबंधों का है। इतना समझ में आ गया? तो बस शॉर्ट में क्या याद करते हैं हम? इंद्री बेरुबारी केस नहीं है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, और साथ में डेट भी याद करनी 1973। इतना समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या बोली? उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज बोली इन्होंने, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। मूलभूत लिख दो या मूल ढांचा लिख दो या बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। उसका क्या नहीं होना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, मूलभूत ढांचा
नष्ट नहीं होना चाहिए या चेंज नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई। तो क्या प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है? हाँ जी, संशोधन किया जा सकता है। कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ। कौन सा हुआ? 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिससे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एक ही बार हो रखा है इसमें। क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? हाँ जी, चैलेंज किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो उद्देशिका में शामिल किए गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हाँ जी, दी जा सकती है। और यह बोला जा सकता है कि उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है। लेकिन जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता, जब तक, अरे भाई मूल संविधान में नहीं थे 3 शब्द, ये बाद में डाले गए, 1976 में डाले गए। लेकिन 1976 में क्यों डाले गए उससे पहले समझो ना उस चीज को। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह बोल दिया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, तभी तो उद्देशिका में वो 3 शब्द डाले, रूपरेखा बनाई गई भाई उन 3 शब्दों को। वो सेकुलर शब्द डालने के लिए पहले व्यवस्था की गई 1973 में। नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है? चलो, तीसरी बात जो बोली इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरी बात क्या बोली? संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा योगदान लिख दीजिए, हाथ लिख दीजिए। बहुत बड़ा हाथ तो ऐसा लग रहा है, ऐसा पता नहीं, महत्व है, बहुत महत्व है, ऐसे लिख देते हैं, बहुत महत्व है। अब देखो ना, हिंदी में भी देखो, अगर आ का डंडा लगा दें तो निर्वाचन हो जाएगा। वो निर्वाचन मतलब इलेक्शन होता है। लेकिन ये जो शब्द है निर्वचन है, निर्वचन मतलब मैंने वही बोला कि जब संविधान में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब अलग अलग उसकी व्याख्या की जा रही, तो लास्ट में किसके पास जाएंगे हम? भाई माना उत्तराखंड हाई कोर्ट ने संविधान के किसी एक लाइन की व्याख्या की, केरल हाई कोर्ट ने अलग कर दी, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने अलग कर दी, तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में तो एक लाइन के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो फिर लास्ट में कहां जाया जाएगा? माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाया जाएगा। अंतिम निर्वचन करता कौन है संविधान का? उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो संविधान का जब निर्वचन किया जाएगा तो उस समय उद्देशिका को ध्यान में रखते हुए निर्वचन किया जाएगा। ये जो चीजें बताई जा रही हैं, ये निर्वचन जो हो रहा है, ये उद्देशिका को ध्यान में रख के, क्योंकि उद्देशिका क्या है? संविधान निर्माताओं के आशय को बताती है कि वो क्या चाहते थे, किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। चौथी बात क्या बोली? चौथी बात बोली कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। इतना समझ में आ गया? नॉन जस्टिसेबल है। क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिफिकेबल है, नॉन जस्टिफिएबल है, नॉन जस्टिफिएबल, दैट इज इट
इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इतना समझ में आ गया? यानी प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बताऊं तो द करंट ओपिनियन held by the Supreme Court that the preamble is a part of a constitution. Preamble is a part of constitution. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है। However, it should be noted that the preamble is neither a source of power of legislature nor a prohibition upon the power of legislature, or it is non-justifiable. That is, its provisions are not enforceable in court of law. मतलब ये आज की जो परिस्थिति है उसमें प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पार्ट है? हाँ जी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? साथ में वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble can be amended subject to condition that no amendment is done to the basic feature, basic structure or basic feature. The preamble has been amended once, only once so far in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act, which has added 3 new words: socialist, secular, integrity to the preamble. ये समझ में आ गया? तो अब ये 4 चीजें किसमें बोली गई भाई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। अब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसे पूछते हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो जैसे पूछेगा कि द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट ऑफ ड्रीम सो लॉन्ग। सर अल्लाह दे कृष्णा स्वामी है, मतलब किसने क्या कहा प्रियम्बल के बारे में, वहां से प्रश्न बनेंगे। कहां से? क्योंकि यहां से उत्तराखंड में ऐसा क्वेश्चन बना, जैसे एक बता देता हूं मैं, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा प्रियम्बल को? क्या क्वेश्चन बना? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? तो के.एम. मुंशी जी ने की। किसने की? के.एम. मुंशी ने। तो मैं थोड़ा लिखा रहा हूं आपको कि किस किस ने क्या कहा। तो सबसे पहले जस्टिस रामास्वामी ने पूर्व निर्णय को खारिज करते हुए पहले न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का लिख देते हैं। किसका? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। इन्होंने क्या कहा? अब देखिए, पूरी चीज अगर लिखाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ चीजें मैंने कहा आप सिर्फ सुन के उसको नोट कीजिएगा, मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है। ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी का नाम सुना है? ये वही हैं जो राष्ट्रपति भी रहे हैं। संविधान में एक व्यवस्था है कि माना राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो कौन होंगे? भाई माना राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनका कार्यभार कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। और माना उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उन्होंने भी पद छोड़ दिया, तब कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, कार्यवाहक। यही है, चेक कर लीजिए एक बार। कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐसे कौन से हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया था, जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया, इस मामले में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, ऐसा कहा है। इस लाइन की वजह से उत्तराखंड पीसीएस में एक बार क्वेश्चन बना कि संविधान की आत्मा किसको कहा संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन थे वहां पर। ठीक है। एक आपका प्रियम्बल ही था पहला ऑप्शन,
दूसरा मेरे ख्याल से आर्टिकल 32 था, 32 नहीं लिखा होता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा हुआ था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। अब क्योंकि बच्चों ने यह पढ़ा था कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि जी प्रेम्बल क्या है, सॉरी उद्देशिका या प्रेम्बल जो है संविधान की मूल आत्मा है, क्या है, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रेम्बल पे लगा दिया कि संविधान की मूल आत्मा कौन है कि प्रेम्बल है। जबकि जो भारतीय संविधान के पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर जो हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल 32, आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हृदय और आत्मा कहते हैं। वो क्या कहते हैं, हृदय और तो यार जब संविधान के पिता जिसको बोल रहे हैं, दरअसल वो पूछना चाह रहा था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपने बोलना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, क्योंकि संविधान के जो पिता, संविधान के पापा जो हैं वो बोल रहे हैं, और जो पापा बोलेंगे वो माना जाएगा। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने प्रेम्बल को बोला कि संविधान की क्या है, ये मूल आत्मा है, ठीक है, उन्होंने लगा होगा तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैंने कहा संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो आर्टिकल 32 को यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोलते हैं, हृदय, हार्ट एंड सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना समझ में आ गया, तो वो माना जाएगा, ठीक है। चलिए जी, फिर क्या है, दूसरे व्यक्ति कौन है, के मुंशी जी। कौन है, के मुंशी। के मुंशी जी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, कि राजनीतिक जन्मपत्री, ऐसे ही बोलते हैं। कंठ खोलो भाई अपने, मेरे साथ साथ बोलना सीखो। के मुंशी जी कौन है, के एम मुंशी। के एम मुंशी जी क्या बोलते हैं, मुंशी जी ये बोलते हैं क्या, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक उद्देशिका को ये बोलते हैं राजनीतिक जन्मपत्री। जन्मपत्री तो पता है ना, हॉरोस्कोप है ना, यानी पॉलिटिकल स्कोप बोलते हैं। फिर ये क्वेश्चन बना, उत्तराखंड में बना किसी पेपर में, राजनीतिक जन्मपत्री कौन बोलते हैं जी, तब बोलना आपने के एम मुंशी जी बोलते। के एम मुंशी का इतिहास भी खंगालिए, हैं कौन ये, कहीं आप ये सोचें कि ये मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद अलग है, वो हिंदी में पढ़ते हैं। ये के एम मुंशी हैं, बड़े बड़े लीडर हैं अपने समय के। ऐसा क्या काम किया इन्होंने, और क्या क्या काम किए उनके बारे में देखिए, के एम मुंशी जी के बारे में। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, उनके आंसर निकाले आपने। फिर एक सुभाष कश्यप जी हैं, कौन भाई, इनकी किताब पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ी है हमने। आज भले ही आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने सुभाष कश्यप जी की बुक पढ़ी है, और DD बसु, दुर्गादास बसु जी को पढ़ा है, ठीक है। तो यानी लक्ष्मीकांत से पहले वही चलता था, दुर्गादास बसु। बोलिए, सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप जी ने कहा संविधान
शरीर है तो उद्देशिका, भी सभी लोग आत्मा के विषय पढ़ेंगे तो बच्चा कंफ्यूज तो होगा ही होगा। उद्देशिका उसकी, उद्देशिका उसकी आधारशिला बोला होगा, आधारशिला। उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान सुभाष कश्यप जी ने भी इतने टफ शब्द लिए कि आम आदमी की समझ में, हिंदी वाले की समझ में ना आए। इसको आधारशिला बोलते हैं, बुनियाद को, बाउंड्री जो होती है। अट्टालिका उसके ऊपर की जो बड़ी इमारत है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो लेकिन शब्दों का प्रयोग, नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करते तो शायद समझ में आ जाता बच्चों के, लेकिन क्या है कि लिखना ऐसे ही होता जो उन्होंने कहा। भाई चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम वैसे ही तो लिखते हैं आप जैसे उन्होंने कहा होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन के 3 नियम, है ना, और क्या, फरमाज प्रिंसिपल, फरमाज प्रिंसिपल और कूलाम्स लॉ। कैसे लिखते हो? अपने तरफ से बना के लिखते हो, या ऐसे लिखते हो कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो लिखते होंगे, है ना। F = 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। ये फरमाज प्रिंसिपल को ऐसे लिखते होंगे आप, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर it always follows that the particular path which had the time taken is minimum, maximum और extremum। ये लिखते हो, ये अपनी भाषा में लिखते हो। तो ऐसे ही मैंने कहा सुभाष कश्यप जी ने जो कहा है, कृपया उसको जब मेंस में आप इनको कोट करेंगे तो कृपया ऐसे लिखना कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये किसने कहा? आंसर आपसे देखो ना कितना आसान है, आपसे ना ये पूरा लिख के देगा प्री में, पूछेगा किसने कहा, आपने खाली ये याद रखना सुभाष कश्यप जी ने कहा। यहां से फिर पूछेगा आपसे कि राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा, आपने बोलना है के मुंशी जी ने कहा। यह ऐसा बोल सकता के मुंशी जी ने क्या कहा राजनीतिक जन्म पत्री का। यह इससे पहले मैंने किसका बताया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने क्या कहा। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने क्या कहा था भाई? मूल आत्मा कह दिया उन्होंने। लेकिन मैंने कहा संविधान का हार्ट एंड सोल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में 12 से 35 के बीच में, तो वहां पर एक आर्टिकल आता 32 जिसमें बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना समझ में आ गया भाई? हाँ ठीक है। ऐसी प्रिम्बल इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है ऐसा। प्रिम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सर अर्नेस्ट बेकर ने कहा है ऐसा। किसने? सर अर्नेस्ट बेकर ने। प्रिम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, के मुंशी जी ने कहा है। ये जो बताया मैंने अभी आपको। ऐसी द प्रिम्बल इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट ऑफ ड्रीम सो लॉन्ग। सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका नाम पढ़ेंगे अभी आप जब ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ रहे होंगे। तो उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और उनके साथ 6 लोग हैं। वो 6 के 6 नाम याद रखने हैं आपने। उसमें भी 2 लोगों में एक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पे एक और आते हैं, और उनमें एक व्यक्ति क्या करता है, अपना पद त्याग करता है, उनके स्थान दूसरा व्यक्ति लेता है। टोटल 8 लोगों के, यानी 9 लोगों के नाम याद रखने हैं आपने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में याद रहेगा हमेशा। लेकिन मैंने कहा वो 6 लोग के साथ फिर 2 लोग और हैं, तो 6 और 2 8, जिन्होंने स्थान चेंज किया। मृत्यु होने पर एक व्यक्ति आए और दूसरा त्याग पत्र देने पर दूसरे व्यक्ति आए। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये बार बार बेसिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा। अब खासकर जो नया बच्चा है 12वीं पास करके आया है, उसे क्या पता बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? पता है भाई? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हम बोल रहे कि संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा।
अब इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, तब क्या करोगे? कोशिश करोगे कि संविधान का मूल ढांचा होता क्या है, संविधान का मूल ढांचा। तो मैं इसको यहीं पे क्लियर करा दूं, वैसे यहां पे नहीं पढ़ना है हमने, आगे चल के पढ़ना है, लेकिन यहीं पे बता देता हूं क्योंकि बार बार आएगा कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। भाई संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट धमकी देगा। ठीक है, आपके पास पावर है, संसद, तुम्हारे पास संविधान संशोधन करने की अपरिमित शक्ति है, ठीक है मान लिया, लेकिन अपरिमित नहीं है। आप संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। तब कैसे समझोगे आप मूल ढांचा क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी समझा देता हूं यहाँ पे, ताकि अभी हम क्या कर रहे हैं, टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि उस किताब को पढ़ने में और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में, जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसे पढ़ने में सब आसानी हो जाए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा क्या होता है? तो भाई संविधान का मूल ढांचा यह है कि देखो हुआ क्या कि अलग अलग केसों में, अलग अलग केस हुए ना, जब वाद आए किसके पास, उच्चतम न्यायालय के पास, तो उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग वादों में अलग अलग चीजों को क्या बता रखा कि यह संविधान का मूल ढांचा, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो पहली चीज है, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहला नंबर जो बता रहा हूं, नंबर 1 संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 1 क्या है? संविधान की इसको एक चीज समझ लो आप, अगर आप यूके में जाओगे, माना ब्रिटेन में जाओगे, कहां जाओगे, वहां पर संसद सर्वोच्च है। वहां पर कौन सर्वोच्च है? अगर आप यूएसए में जाओगे, वहां पर कौन सर्वोच्च है? न्यायपालिका। वहां पर कौन सर्वोच्च है? न्यायपालिका। वहां का जो सुप्रीम कोर्ट होगा, फेडरल कोर्ट, वो सर्वोच्च है। फेडरल कोर्ट ने, तुम कुछ भी करते रहो, ट्रंप कुछ भी करो, लेकिन फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया तो मानी जाएगी। समझ में आया? और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दैट इज भारत, यहां पर कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च। सर्वोच्च समझते हो ना, सबसे ऊपर। समझ में आ गया? इन 3 चीजों को याद रखना आपने। यूके में कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। यूएसए में कौन है? फेडरल कोर्ट सर्वोच्च। और यहां पर इंडिया में कौन है? संविधान सर्वोच्च। और यह मूल ढांचा है। नंबर 1 संविधान की सर्वोच्चता, ये मूल ढांचे के अंतर्गत, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, कल को कोई ऐसा कानून ना आ जाए, संसद के पास आर्टिकल 368 है, आपने पार्ट 20 पढ़ा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया पढ़ी है ना, तो संसद कोई ऐसा कानून भी तो ला सकती है, उसमें बोलेगी वो कि नहीं भाई, आज के बाद अब भारत में संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च नहीं है। मूल ढांचा नष्ट हो जाएगा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? अवलोकन करेगा, बोलेगा नहीं ये असंवैधानिक है, आपका बनाया हुआ जो कानून है वो क्या है? असंवैधानिक, क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। नंबर 1। नंबर 2, तो दूसरा, गणतंत्रात्मक एवं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्र के बारे में मैं बता चुका था। गणतंत्र मतलब राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अपितु चुना जाएगा। लोकतंत्र भी बता दिया मैंने आपको कि चुनाव प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, यानी मैंने आपको बताया कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर राष्ट्र हित से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो उसमें दिए गए। 97 प्रविष्टियां थी उसमें पहले, कितने नंबर थे? आज भी 97 ही है। ए बी सी डी करके अगर हम करें तो 100 के आसपास, 100 से ज्यादा हो गए वो। दूसरे राज्य सूची, राज्य से संबंधित जो विषय है वो राज्य सूची में डाले गए। तीसरे समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा राज्य द्वारा बनाया गया कानून, समवर्ती सूची पर राज्य द्वारा बनाया गया कानून अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून से टकराता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा समवर्ती सूची के विषय में, ये बता रखा है। साथ में मैं बता रहा हूं कि अवशिष्ट विषय जो होंगे वो केंद्र में निहित होंगे। जब हम संघ सूची पढ़ते हैं तो 97 नंबर, आज भी लास्ट नंबर 97 ही है उसमें, लेकिन मैंने कहा वैसे गिनेंगे ABCD करके तो 100 के आसपास है, बट 97 नंबर पे 97 नंबर की जो प्रविष्टि है उसमें लिखा हुआ है कि जो विषय राज्य सूची में नहीं है, जो विषय समवर्ती सूची में भी नहीं है ना, यानी तीनों सूचियों में नहीं है, तो वो अपने आप संघ सूची में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? अरे भाई, ना तो वो स्टेट लिस्ट में ना कॉन्करेंट लिस्ट में, तो अब कहां जाएगा वो? अपने आप यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। रेजिडुअल जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, इतना समझ में आ गया। फिर संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। पंथ निरपेक्ष का मतलब सेक्युलर। सेक्युलर शब्द हम पढ़ चुके हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राजधर्म नहीं होता किसी, मतलब देश का कोई राजधर्म नहीं है। इतना समझ में आ गया। व्यक्तिक विषय है यहाँ पर धर्म। हमारे देश में धर्म कैसा है? व्यक्तिक विषय है। आपकी इच्छा है तो मानो, और आप नास्तिक भी हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य इसके लिए भी कोई वो नहीं करता, है ना। समझ में आया? ऐसे संघात्मक शासन प्रणाली, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? संविधान का। संघात्मक शासन प्रणाली। अब ये जो शब्द है ना संघात्मक, ये दिक्कत करता है बच्चों को कि संघात्मक क्या, एकात्मक क्या। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि संघात्मक जो संविधान होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, और एकात्मक जो संविधान होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो संघात्मक जो संविधान है, संघात्मक शासन में क्या होता है? नंबर एक, पहली चीज जो होती है शक्तियों का विभाजन होता है। वो हमने 7वीं अनुसूची में देख लिया, है ना। कहां देख लिया? शक्तियों का विभाजन होता है। दूसरा, लिखित संविधान होता है संघात्मक में। तीसरी विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान सर्वोच्च है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि यूके में संसद सर्वोच्च है, यूएसए में फेडरल कोर्ट सर्वोच्च है, भारत में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। चौथा, अपरिवर्तनशीलता। और पांचवा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। जब हम सुप्रीम कोर्ट कर रहे होंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे अभी हम कि ऐसे 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 कौन से क्लॉज रखे गए हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये निष्पक्ष होते हैं, उनको कुछ पावर्स दी गई हैं स्पेशल, है ना। ऐसे एकात्मक संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं? एकात्मक संविधान की विशेषताएं वैसे भी पता कर लेना, इसमें केंद्र का पलड़ा भारी दिखता है। एकल नागरिकता। क्या भाई, केंद्र को लेकर हम बोल रहे हैं एक। हम कहां के नागरिक हैं जी? भारत के नागरिक। जबकि आप यूएसए में जाएंगे, कहां के नागरिक हो? मैं साउथ डकोटा का नागरिक हूं, मैं यूएसए का नागरिक, है ना। लेकिन हमारे देश में क्या एकल, हम कहां के नागरिक हैं? भारत। हम चाहे उत्तराखंड में रहें, उत्तर प्रदेश में रहें, ये अलग बात है कि हमारी आदत है ऐसा बोलने की कि ये गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, बिहारी हो गया, राजस्थानी हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तब राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली, कुमाऊनी ये नहीं लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे? भारत का नागरिक। क्या लिखेंगे? दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। एकात्मक जो संविधान है, एकात्मक शासन व्यवस्था, उसमें दूसरी विशेषता ये होती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई राष्ट्रपति को जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं ने चुना, ऐसे ही राज्यपाल को भी विधानसभा, विधान परिषद के लोग चुनकर राज्यपाल बनाए। लेकिन नहीं, संभव नहीं है। एक स्टेट में अगर दो चुने हुए लोग होंगे तो दोनों की पावर्स आपस में क्या होंगी? राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं कौन? राज्यपाल, महामहिम। ठीक है। आपातकालीन उपबंध होते हैं। एकात्मक संविधान में क्या होते हैं? आपातकालीन उपबंध होते हैं। 352 से 360 तक पढ़ा हमने। संविधान का भाग 18 पढ़ा। जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी प्रोविजंस ले रखे हैं, पढ़े हैं।
ठीक है। नए राज्यों का निर्माण और संसद की शक्ति, नए राज्यों के निर्माण में संसद की शक्ति, आर्टिकल 3 पढ़ा हमने या पढ़ना है अभी। आर्टिकल 3 उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य कैसे बना। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए एक बिल पेश किया गया होगा, वो पहले अनुमति के लिए राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास गया। महामहिम राष्ट्रपति ने उसको संसद में रखवाना है, पर संसद में रखवाने से पूर्व वो क्या करते हैं कि संबंधित राज्य जिससे कि वो टुकड़ा टूटना है, जिससे कि उस राज्य ने अलग होना है, जैसे उत्तरांचल उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश से अलग होना, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में रखवाया गया। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल हाँ करे या ना करे, दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति उसको कहां रखवाते हैं? संसद में रखवाते हैं। संसद ने पहले सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने पास कर दिया, महामहिम ने साइन कर दिया, नया राज्य बन गया। आर्टिकल 3 ये किसका? एकात्मक संविधान। भाई यहां पे भी पलड़ा भारी दिख रहा, कौन बना रही? संसद बना रही। अगर ऐसा ही था तो उत्तर प्रदेश बनाता ना। उत्तर प्रदेश में तो अभी भी 4 भाग और खंड होने वाले हैं। मांग चल रही है कि जी इसको बहुत बड़ा हो गया राज्य, भाई कहां रह गया ईस्ट, फार ईस्ट, कहां रह गया फार वेस्ट, कहां रह गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहां रह गई राजधानी लखनऊ। उधर वालों के लिए तो सरदर्द हो जाता है यहां तक आते आते। उसको भी मतलब क्या करने की बात की जा रही थी, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती है, सहूलियत हो जाती है। बड़े राज्यों में बड़ी दिक्कत होती है। छोटे राज्यों में आपके विधायक आपको मिल जाएंगे, बड़े राज्यों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़े हो जाते हैं। सांसद, ये नए राज्यों के निर्माण, संसद की शक्ति। अगला अखिल भारतीय सेवाएं थोपी गई है। 312 आर्टिकल पढ़ा होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया था मैंने। इसके सृजन का अधिकार किसको है? राज्यसभा को। किसको है? राज्यसभा को है 312 में। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि देश में एक नई ऑल इंडिया सर्विस की जरूरत है, तो वो ये अधिकार संसद को दिलवा सकती है। संसद एक नई ऑल इंडिया सर्विस जनरेट कर सकती है, पद जनरेट कर सकती है। समझ में आया? और ये शक्ति किसकी है? लेकिन पूछेगा कि अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसका है? तो राज्यसभा का है। किसका है? राज्यसभा का है। अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। उत्तराखंड से 3 ही लोग बैठते हैं खाली, उत्तर प्रदेश से बहुत लोग बैठते हैं, जनसंख्या के आधार पर है। ये इसकी विशेषता एकात्मक संविधान की। राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति, ये मैं करा चुका हूं आपको। 249, 250, 252 और 253 ये 4 आर्टिकल स्पेशल बताए थे मैंने, बताए थे। 249 की राज्यसभा अगर अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये बोल दे कि राज्य सूची का अमुक विषय क्या है, राष्ट्रहित का है, राष्ट्र महत्व का है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 1 साल तक क्या होता है? प्रभावी होता है। 1 साल बाद फिर राज्यसभा क्या करती है? उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके फिर राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे देती है? संसद को दे देती है। और ऐसे करते करते 1-1 साल करके अनंत समय तक वो राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिला सकती है। भाई जब 2 रोटियों के हिस्से हो गए कि ये रोटी केंद्र की, ये रोटी राज्य की, तो फिर तो ये वाली बात होगी ना कि एक टुकड़ी निकाल सकता हूं मैं राज्य, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का है, इसमें बटर लगा हुआ है। वैसा समझो ना, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल का है, लेकिन राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दिला सकती है? संसद को दिला सकती है ना। फिर मैंने बताया था जब इमरजेंसी लगती है तब तो फिर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। फिर मैंने बताया था आपको क्या, कंसेंट, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर आग्रह करें संसद से जी हमारे लिए कानून बना दो, बताया था। या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि और करार है, साइन किसने किए? प्रधानमंत्री ने किए, माना राष्ट्रपति के नाम से होते हैं जितनी भी ट्रीटीज होती है। अब उसको क्या करना है? अप्लाई करना है देश में। राज्य से थोड़े पूछा जाएगा, राज्य से नहीं पूछा जाएगा भाई। तो राज्य सूची के उस विषय पर भी कानून लाने का अधिकार किसको मिलेगा? संसद को मिल जाएगा। समझ में आ गया? 356 है राष्ट्रपति शासन, तब राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र को मिल जाता है। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आपके?
पर कोशिश करना, एक न एक दिन आएगा समझ में, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली, अब ये संघात्मक शब्द समझ में आ गया है? ये कनाडा के संविधान से ले रखा हमने। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो हमने कहां से ले रखी है? कनाडा के संविधान से ले रखी है। अभी पढ़ेंगे हम, अभी इसके बाद का लेक्चर जो है वही है विदेशी स्रोत कौन कौन से संविधान के। राष्ट्र की एकता और अखंडता, अब ये इसको भूल जाओ, वो संघात्मक को एक्सप्लेन किया मैंने थोड़ा सा। अब मैं बता रहा हूं ये फिर मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे 6 नंबर पे क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता अखंडता। अगला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट। भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में साफ साफ लिखा हुआ कि अगर आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो जब विधायिका विधि का निर्माण करेगी तो इनको पढ़ते हुए करेगी। बस अंतर इतना है आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में, यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि मूल अधिकारों का हनन होने पर आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ लिखा है तो वो अगर उसका पालन नहीं कर रही है सरकार तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है। क्या है? राज्य के संसाधनों पर निर्भर करेगा कि वो डीपीएसपी को कहां तक फॉलो कर सकता है। समझ में आ गया? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। विधि का शासन, ये मूल ढांचा है, विधि का शासन। अगला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, ये मूल ढांचा है। और कौन कौन से मूल ढांचे? अब जगह बनानी पड़ेगी भाई, बेसिक स्ट्रक्चर। ग्यारहवें नंबर पे, 10 तो हमने पढ़ लिए, 11वें नंबर पे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। आर्टिकल 137 में मिलेगा आपको। कहां मिलेगा? आर्टिकल 137 में मिलेगा। और ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहां से? ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। क्या है? अगला मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी लिख दूं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो नोट्स बना रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे। डीपीएसपी में सामंजस्य, में सामंजस्य, 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 आधा न, आधा न। सामंजस्य। इंदिरा जी के कार्यकाल में क्या किया गया कि डीपीएसपी को मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता दे दी गई। तो जब मूल अधिकारों पर वरीयता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मूल अधिकारों में साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल जब हम 13 पढ़ते हैं, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो, न्यून करती हो, छीनती हो। और अगर ऐसी कोई विधि बनाएगा तो जीरो हो जाएगी, है ना। तो बड़ा विवाद हो गया। तो भाई बोला गया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वचन किया संविधान का तो बोला गया ये तो असंवैधानिक है। आप डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं दे सकते और मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर वरीयता नहीं दे सकते। आपको सामंजस्य बना के रख चलना पड़ेगा। किसके बीच में? मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में। इतना समझ में आ गया?
ठीक है, ये भी संविधान का मूल ढांचा हो गया। अगला है संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से ग्रहण की हमने, बता रखा मैंने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा, और हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन। निम्न सदन के पास ज्यादा पावर है ना। संविधान की संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति। एक बार यह बोला गया, क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब कभी बोला किया जा सकता है, कभी बोला नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ, पूरा डिटेल पढ़ा ना मैंने आगे चल के, अभी मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, है ना। क्या हुआ कि एक जगह पे ये हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बोल दिया कि आपको संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। आर्टिकल 368 से ही है, पार्ट 20 से है। पार्ट 20 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दे रखी है, शक्ति नहीं दे रखी। तो संसद ने क्या किया, फिर बैठी संसद, उसने शक्ति भी डाल दी। किसमें, आर्टिकल 368 में शक्ति डाल दी, कोई दिक्कत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन लिख दिया असीमित शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई असीमित शक्ति तो नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको संसद को संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है, वहीं तक है जहां तक मूल ढांचा नष्ट ना हो रहा हो। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। अब संविधान के मूल ढांचे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक लाइन ये भी है कि संसद की संविधान संशोधन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो शक्ति है वो कैसी, सीमित है, असीमित नहीं है, ठीक है। अगला है संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य। ये भी मूल ढांचे हैं संविधान के। निहित उद्देश्य मतलब मैंने आपको एक चीज बताई कि क्या सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी को चैलेंज किया जा सकता है। हाँ जी किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 को के मामले को या जो निर्णय है उसको जब उल्टेगा सुप्रीम कोर्ट, तब हम चैलेंज कर सकते हैं। कि कई लोगों का मानना है कि सेक्युलर शब्द की आवश्यकता नहीं थी प्रेम्बल में। समझ में आया, अंदर मूल अधिकारों में दे तो रखा था, आपने प्रेम्बल में भी क्या कर दिया, सेक्युलर शब्द रख दिया, है ना, सोशलिस्ट शब्द रख दिया। इंटीग्रिटी ठीक है, इंटीग्रिटी चल जाएगा, चलो। ये मानना है कुछ लोगों का, ये बता रहा हूं, मेरा मानना नहीं है। हम वही पढ़ते हैं जो किताबों में लिखा है। डिबेट अगर आप सुनेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आप क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, है ना। न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था बीच में, मोदी सरकार में न्यायिक नियुक्ति आयोग बना जजेस के अपॉइंटमेंट में, यानी ये बोला गया कॉलोजियम सिस्टम नहीं चलेगा, न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा, उनके माध्यम से जजों की नियुक्ति होगी। उसमें लॉ मिनिस्टर की भी भूमिका थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका थी शायद। तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, न्यायपालिका का सिस्टम अपना अलग होता है। आप अगर लॉ मिनिस्टर नियुक्ति में, जजेस की नियुक्ति में अगर रोल होगा उनका, कल को तो हम उनके मुरीद हो जाएंगे। फिर ऐसे में तो हमारी निष्पक्षता और हमारी जो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका वो गड़बड़ हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी क्या कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब जजेस की नियुक्ति से संबंधित एक कमीशन बना था। समझ में आया। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचा है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, ये भी मूल ढांचा है। कुछ दशाओं में मूलाधिकार, कुछ दशाओं में मूलाधिकार, ये भी मूल ढांचा है। अब यहां पर मूल ढांचा तो हमने समझ लिया, 18 चीजें पढ़ ली हमने, और ये आज हम 18 पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद हो सकता है 28 हो जाए, वो बढ़ती रहेंगी। मूल ढांचे को जब जितने केस आएंगे उतने केस में सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि ये मूल ढांचा क्या है। बस अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भाई ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता कहां पढ़ी हमने, इन्हीं 18 के अंदर पढ़ी थी, कहीं पर नंबर 1 पे पढ़ी थी मेरे ख्याल, संविधान की सर्वोच्चता। वो किस केस में कहा गया कि संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा है, पहले नंबर पे पढ़ा था।
तो संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा है। ये ऐसा कौन सा केस था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण, ये कौन से नंबर पे लिखा हमने? तीसरे नंबर पे लिखा, शक्तियों का पृथक्करण। ये भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में धारित किया गया। फिर पूछा गया कि संघात्मक प्रकृति, पांचवें में, ये भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बोला गया, ये मूल ढांचा है। फिर देश की संप्रभुता, ये भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में धारित किया गया कि देश की संप्रभुता भी क्या है? मूल ढांचा है। अब विधि का शासन, ये 1975 में केस आया था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। कौन सा? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला था। उसमें बोला गया विधि का शासन मूल ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये भी इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में 1975 में बोला गया। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन, ये 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया। इसमें बोला गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, 1982 में केस आया एसपी गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, ये मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा माना गया। किसमें? एसपी गुप्ता बनाम और अन्य बनाम राष्ट्रपति, 1982 सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता। धर्मनिरपेक्षता, ये 1994 का मामला था एक, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया कि सेक्युलर या धर्मनिरपेक्षता जो है उसको संविधान का मूल ढांचा माना गया। किस वाद में? आंसर, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ का मामला 1994। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ का मामला 1994। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसको मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा कब माना गया? इसको 1997 में एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में माना गया। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में। तो जितना मैंने बोला है उसके नोट्स बना दीजिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, ठीक है। समय सीमा जो है उसके हिसाब से मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो विदेशी स्रोत, बहुत एक्सप्लेन करके बहुत खोल के बताने वाला हूँ मैं उसमें, ठीक है।